क्या संसद भवन देश का बिक चुका है? तो सदन में से प्रधानमंत्री जी को तो निष्कासित नहीं किया गया कभी। व्यक्ति पे अपनी जिम्मेदारी न निभाई जावे, हमारे यहाँ उसको गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं। जो महिला होकर जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उनके मुंह में फेविकोल लटकी रहती है। सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है। और योगी जी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी अपनी वाह दिखाते हैं। सरकार पे इतना पैसा आ रहा है कि संसद भवन भी खरीद रही है। इनमें यूं तो है नहीं कि लाठी और डंडे चल रहे हैं, पत्थरबाजी और ये चांटे चल रहे हैं। जैसे इनका आना ऐतिहासिक था और वैसे ही इनका जाना ऐतिहासिक रहेगा। प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते नहीं है, उनके मन में आता है तो आंदोलन जी भी कहते हैं शाही शासन है, यहाँ पर हिटलर शाही शासन है। ये बताएंगे दूध में जमी हुई मलाई चाट रही है, ये बताएंगे चटोरे। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जवान मरे चाहे किसान मरे। बिल आता है उसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है ना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। उसके बाद उस बिल को वापस लिया जाता है तो भी उसको पारित कर दिया जाता है। मतलब विपक्ष की कहीं भूमिका ही नहीं है। लगता है आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में। क्या मतलब होता है लोकतांत्रिक देश का? पार्लियामेंट और संसद में अगर आप खड़े होकर संसद भवन में अगर आप भाजपा के अगेंस्ट बोलें, अगर आप प्रस्ताव के अगेंस्ट बोलें तो आपको निलंबित कर दिया जाता है सांसदों को। उसके बाद में आपको वहां पर आप कार्रवाई में बैठ नहीं सकते हैं। ये कहां का रूल है? मतलब इस देश के अंदर आप संसद भवन में भी खड़े होकर आम जनता की आवाज को नहीं उठा सकते। सांसद कौन बनता है? जिसको इस देश की जनता चुन के संसद भवन में भेजती है। उनकी तरह नहीं, जो महिला होकर जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है तो उनके मुंह में फेविकोल लटकी रहती है। उन महिलाओं की बात नहीं करता मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो संसद भवन में बैठे हैं, जो लोगों की आवाज को उठा रहे हैं। आप रातों रात मुद्दा लेके आते हैं, रातों रात पारित करते हैं, फिर अपनी मर्जी से जो सांसद अगेंस्ट में बोलते हैं आप उनको निलंबित कर देते हैं। क्या संसद भवन देश का बिक चुका है? तो सरकार पे इतना पैसा आ रहा है कि संसद भवन भी खरीद रही है। बताइए ना, 12 सांसदों को क्यों निलंबित किया? और भी तो सांसद थे। देखिए, सांसदों को निलंबित करने का कारण यही है, जो सांसद निलंबित किए गए हैं आप उनको देख लीजिए। जो आवाज उठा रहे थे उन्हीं को निलंबित किया गया है। जो बैठ के चुपचाप गूंगे होकर तमाशा देख रहे हैं, एक भी सांसद बीजेपी का निलंबित हुआ है? बताइए, बीजेपी का सांसद निलंबित क्यों नहीं हुआ? और आज तक आप देख लीजिए कितनी बार बीजेपी के सांसदों को निलंबित किया गया है। जितनी बार सदन की कार्रवाई होती है, सदन की कार्रवाई में आप मुझे बता दीजिए कितनी बार बीजेपी सांसदों को निलंबित किया गया है? सांसद सदन की गरिमा बनाए रखते हैं ना, आप तो। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? सदन की गरिमा, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ती हैं सदन में। आप एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो कहते हैं आंदोलन जीवी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? बताइए, तो सदन में से प्रधानमंत्री जी को तो निष्कासित नहीं किया गया कभी। लेकिन मोहित, राकेश टिकैत ने विपक्ष से भी ये उम्मीद जताई थी कि इस बार का जो संसद सत्र होगा उसमें वो हंगामा नहीं करेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे जिन पे बात होनी। अरे आप एक बात मुझे बताइए, सदन के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है। सदन में पूर्ण बहुमत अगर किसी पे है तो बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी के अलावा अगर कोई और सांसद सदन में खड़े होकर बोलता है तो सारे के सारे उसको बोलने ही नहीं देते हैं। कोई ताली बजाने लगता है, कोई चिल्लाने लगता है, कोई शोरगुल करने लगता है। तो भैया आप तो जो बहुमत है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप शांति से सदन की कार्रवाई को होने ही कहाँ देते हैं? आप रातों रात प्रस्ताव ले आते हैं। आपको जो अगर प्रस्ताव वापस भी करना है तो आपको एक बार विपक्ष की राय सुननी चाहिए थी उसमें कि भाई आप प्रस्ताव लेकर आए और आपने वापस भी कर लिया। दूसरी बात, आपने प्रस्ताव वापस तो किया, सांसदों को निलंबित भी किया। आप एक बात मुझे बताइए कि अभी भी अगर आप पढ़ेंगे तो 26 से 27 नंबर का जो कानून है उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई ये जो कृषि कानून आए थे इनसे जो है किसानों को फायदा होना था, लेकिन हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। यही लिखा हुआ है उसमें कानून में। तो आप बिल को वापसी ले रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी कि आप दोबारा नहीं लेके आएंगे? आप सरकार ये एग्रीमेंट थोड़ी कोई साइन कर रही है, सरकार तो दोबारा ले आएगी। अगर सरकार ने इस बार विपक्ष की नहीं सुनी, लाते में नहीं सुनी, ले जाते में नहीं सुनी, तो अगर दोबारा भी लेके आएगी तो कहां से सुनेगी? तो बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि विपक्ष की सुनी जाएगी? तो क्या करे सरकार? क्या करे फिर सरकार? कैसे सरकार कुछ नहीं करे, सरकार कुछ नहीं करे। अगर सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो ये जो इतना बड़ा संसद भवन दिखाया जाता है देश में, जिसे बताया जाता है, दिखाया जाता है, उसको क्यों उसमें कार्रवाई चलती है? जब आपको सांसदों को निलंबित ही करना है तो आप बोल दीजिए कि यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ पर राजशाही शासन है, यहाँ पर हिटलर शाही शासन है, यहाँ पर किसी की नहीं सुनी जाएगी, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश नहीं है। मना कर दीजिए आप, नहीं लोग आवाज उठाएंगे। आप तो इस देश के अंदर संसद की गरिमा का बिल्कुल उल्लंघन करते हैं।
क्यों निलंबित किया जाता है? रूल बुक के जरिए उनको निलंबित किया गया, जो रूल बुक का जिस तरीके से एक मिनट, रूल बुक का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। तो आपकी गलती है, आपने नहीं किया उनको उस टाइम। नहीं, आप एक बात बताइए, हमारी गलती नहीं है ये गलती सभापति महोदय की है जो वहां पर बैठे हुए हैं। हम थोड़ी करेंगे, हम थोड़ी सदन में जाकर निष्कासित करेंगे। सब आप करते ना। नहीं, आप एक बात क्यों करें भाई निष्कासित? हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो, हमारी कोई सरकार नहीं, मैं बता रहा हूँ दूसरी भी जो अन्य सरकार है वो निष्कासित क्यों करेंगी? ये किसी का हक कोई अधिकार नहीं है भाई। सदन इसलिए बनाए ताकि दोनों पक्षों की आवाज उठे, ये थोड़ी है कि पक्ष की आवाज उठे। मर्यादा भी तो बना के रखनी है ना संसद। देखिए, सदन की मर्यादा बनी रहे। एक बात मुझे बताइए, सदन में यूं तो है नहीं कि लाठी और डंडे चल रहे हैं, पत्थरबाजी और ये चांटे चल रहे हैं, ये तो है नहीं भाई। बोला ही तो जा रहा है, सदन में नहीं बोला जाएगा तो कहाँ बोला जाएगा? मोहित, आप विपक्ष की कमजोरी को ढकने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? इससे पहले तो आप कहते थे कि विपक्ष कमजोर है, इसी वजह से सरकार एक बात आप मुझे बताइए, विपक्ष को तो कमजोर किया जा रहा है। अगर कोई सदन में बोले तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, कोई बाहर बोले तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, कोई इसके अलावा अन्य जगह पे बोले तो उसको पुलिस अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले जाती है। तो आपको लगता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है? मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, बताइए ना। चाहे आपके पत्रकार बंधु हो, जब आपके पत्रकार बंधु सिंधु बॉर्डर पे खड़े होकर सच्चाई को दिखाते हैं तो आपके पत्रकार बंधुओं को भी गिरफ्तार किया जाता है। तो इस देश में पत्रकार से लेकर आम जनमानुस से लेकर इस आम प्रजातंत्र से लेकर कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कहाँ लोकतंत्र रहा है इस देश में? कहीं आपको दिखा है लोकतंत्र है? लोकतंत्र नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता कि लोकतंत्र है। बोल रहे हैं खुली आवाज से, अपनी आवाज उठा रहे हैं। मुझे, अरे भैया, हम उठा रहे हैं आवाज, तो क्या हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते, या हमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, या फिर हमें धमकियां नहीं दी जाती? बताइए क्या नहीं दिया जाता? तो लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए, ये नहीं कि आप सदन में खड़े होकर सांसदों को निलंबित कर दें कि आपके पास पूर्ण बहुमत है। तो प्रधानमंत्री जी किसी की सुनते नहीं है, उनके मन में आता है तो आंदोलन जी भी कहते हैं। एक बात बताइए, जब वित्त मंत्री ये स्टेटमेंट देती हैं कि भैया कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती, जब प्याज और लहसुन के दाम बढ़ते हैं तो इससे भी तो सदन की गरिमा का उल्लंघन होता है। वो सदन में खड़े होकर एक व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारे पास में एक वो क्या कहते हैं, हमने गंगा सफाई में लाखों करोड़ों रुपए बहा दिया, पता चलता है वहां पर गंगा ही नहीं है। तो झूठ बोलने में तो माहिर है। बुराई गल्लों पर डंका तो बज रहा है मोदी। कहाँ बज रहा है डंका? एक बात पूछना चाहता मैं जी, जो किसान आंदोलन कर रहा था, नदी चल रहा था जी, इतना सारा पब्लिक को नुकसान हुआ, नुकसान तो प्रधानमंत्री को हुआ नहीं है जी, जो आंदोलन कर, फिर मोदी जी ने बोला कि आपस ले लिया, जी, आपस ले लिया, इसको तो एक भी नुकसान नहीं हुआ जी। तो इसमें तो जनता तो देख रही है साहब, भाई बिल को आपस ले लिया, जी, बिल को आपस ले लिया, इसमें तो नुकसान तो नहीं जा रहा, कुछ किसानों को बात तो सुनाने जा रहा है। जी, देखिए, जनता का इसमें नुकसान हुआ है, जो भी जनता का हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, इसमें कहीं से कहीं तक सरकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सरकार तो प्रॉफिट वाली सरकार है। सरकार सोच रही है कि किसानों की छाती पे पैर रख के पहले किसानों को मरवाया, उन्हें पिटवाया, 650 से ज्यादा किसानों को शहीद करवाया। अब सोच रही है कि हम एक सिंपैथी अर्जित कर लें उनसे। अब बिल को वापसी लेकर अगर बिल लागू किया जाए तब हमारे देश की जो मीडिया है, हमारे देश के पत्रकार बंधु जो नेशनल चैनल के हैं, आप नहीं, जो नेशनल चैनल के जो पत्रकार हैं, जो सरकार के हाथों बिके पड़े हैं, सरकार की कठपुतली जो है, वो लोग क्या करते हैं, जब बिल आया जाता है तो वो फायदे गिनाने में लग जाते हैं। बिल वापसी नहीं हुआ तब मोदी जी की तारीफ करते हैं कि मोदी जी को देखो किसानों से कितना प्रेम है कि उन्होंने बिल वापसी ले लिया। अरे 650 से ज्यादा किसान भाई की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये बताइए। सबको देख रहा है मोदी जिम्मेदार है, सबको पता है मोदी जिम्मेदार है। सजा नहीं मिल रहा है, इसको काहे नहीं मिल रहा है? अरे भैया, सजा मोदी जी के राज में किसे मिलती है? अगर माफी मांगने से सभी समस्याओं का समाधान निकल जाए तो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर भी माफी मांगने को तैयार है, बताइए ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बलात्कारी नहीं कहलाएगा। माफी मांगना सभी चीजों का समाधान नहीं है। कल आपने 650 लोगों को मौत के घाट उतरवाया है और आप माफी मांग रहे हैं। समाधान यही है कि आप उन्हें शहीद का दर्जा दें, उनके परिवार को सम्मान राशि दें और जो एमएसपी है उस पर कानून निर्धारित करें। अभी हमारे देश के अंदर कह दिया जाता है एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता, हमारे देश नुकसान में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। हमारे देश के भगोड़े जो लाखों करोड़ों रुपया, खरबों रुपए लेकर ऐसे फुरो जाते हैं जैसे उनके बाप का पैसा हो। ये पैसा इस देश की गरीब जनता का है। जो जनता एक एक रुपया, एक एक चीज में टैक्स पे करती है, उस गरीब जनता का पैसा है। लेकिन दारू मेकर विजय माल्या लेके भगता है, नीरव मोदी लेके भगता है, तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अगर किसान के हित में कोई एक कानून बन जाए तो सबके अंदर दिल में ऐसी तलबली मच जाती है भाजपा के नेताओं के अंदर कि आप ये पूछिए मत। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने कंपनियां बनाई हैं, आप इन कंपनियों में करिए। अरे जो भी कंपनी प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर फंड में चंदा देती है, धन राशि देती है, प्रधानमंत्री जी उन्हें सही ठहराते हैं। अब एक बार मैं चाहता हूं पूरे देश के सामने आप पैसा रखिए, लेकिन पीएम केयर फंड को सार्वजनिक करिए। क्यों नहीं करते आप सार्वजनिक?
उसमें कहां से पैसा आता है लोगों को पता तो चलना चाहिए कि कौन है जो पैसा देता है पीएम केयर फंड में, बताइए। लेकिन पूरा देश जानना चाहता है। बीजेपी के नेता अभी भी कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर अभी भी राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है, लोग उस पर ही वोट करेंगे। अरे कौन सा राष्ट्रवाद और कैसा राष्ट्रवाद? विश्व का सबसे गरीब देश नेपाल आज हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए हावी हो चुका है। उधर चाइना हमारे को लाल कहते हैं कि आप मीडिया वाले बंधु कहते हैं कि मोदी जी की लाल आंख से चाइना डर गया। चाइना हमारी जमीन को कैप्चर करके बैठा हुआ है। उधर से पाकिस्तान जब मर्जी सीज फायर कर देता है जम्मू कश्मीर में। असल में अगर सरहद पे जवान शहीद होता है तो वो किसान का बेटा, आम पब्लिक का बेटा शहीद होता है। खेत में किसान शहीद होता है तो आम पब्लिक का किसान जो होता है, जो गरीब आदमी है, वो शहीद होता है। तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जवान मरे चाहे किसान मरे। सरकार को सिर्फ एक ही काम है और वो ये काम है कि उनको किसी भी तरीके से दंगे फसाद कराने से उनको बस कुर्सी मिल जाए। हमारे देश में जातिगत दंगे एक आम दंगे हो गए हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये 21वीं सदी का भारत है, इससे बेहतर तो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था। कम से कम हमारा हिंदुस्तान एक तो था। हम हिंदुस्तान एक होकर लड़ाई तो करते थे अंग्रेजों से। क्या मोहन भागवत कहते हैं हिंदू कमजोर है, उन्हें अगर ताकतवर होना है तो एक साथ आना होगा। अरे हिंदू कहां से कमजोर है? आपने तो हिंदू को कह के कमजोर कर दिया। अगर कमजोर है तो हिंदुओं के बच्चों की नौकरी कमजोर है, उनका रोजगार कमजोर है और कुछ कमजोर नहीं है। और कमजोर तो इस समय देश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और उसमें सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी की आलोचना थी, ठीक। और प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे ज्यादा तंज कसने वाले, नए नए कानून बनाने वाले, उसमें डंका बज रहा है मोदी जी का। हम मान रहे हैं इस बात को। बेरोजगार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। देश छोड़, बीवी बच्चा छोड़ दिया देश के लिए। हाँ, बीवी बच्चा। जिस व्यक्ति पे अपनी जिम्मेदारी न निभाई जावे, हमारे यहाँ उसको गैर जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं। बच्चे तो थे ही नहीं, बच्चे कैसे छोड़? अभी इन्हें पता होगी, मुझे तो बीवी की पता ही। परिवार छोड़ दिया, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। देश के लिए अनुरोध करते हैं, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा कर दें बस। वो तो कह रहे हैं मैं जनसेवा के लिए आया। तो मैंने क्या तो दी, अरे मैं क्या तो दिला ली इस्तीफा। का लोभ ही नहीं है ना, सत्ता का लोभ नहीं है, सत्ता का लोभ नहीं है। और योगी जी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं, अपनी सिक्योरिटी, अपनी वाह दिखाते हैं। चौकीदार है, चौकीदार सेवक है वो। देखिए, मैं एक बेटी भी हूँ अच्छी, मैं एक बहन भी हूँ, आने वाले भविष्य में मैं एक माँ भी बनूंगी। लेकिन मैं और अब मेरे जितने भारत के पढ़े लिखे लोग वो नहीं चाहते। अरे था मतलब आने वाले समय में शादी कर ली, आने वाले समय में मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे या मेरे भाई बहन वो चौकीदार बने। मैं तो ये चाहूँ देश के सेवादार बने। पढ़े लिखे लोग चौकीदार थोड़ी बनेंगे। मोदी जी ने कहा कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रहेगा, 3 सीटों पर ला देंगे, सोनिया, प्रियंका, राहुल, बस। अब मैं बताती हूँ, अब उनको याद आ रहा है अपना जमाना। आपने देखा था ना, एक जमाना वो था कि इनको जिला अध्यक्ष नहीं मिलते थे, 2 सीटें होती थी। अब वो घूम फिर के गोल चक्कर वहीं आ गया, उसी बिंदु पे आ गया। तो अब इनको याद आ रहा वो जमाना। कोई बात नहीं, इस बात को ना ऐतिहासिक तरीके से याद करवाया जाएगा। जैसे इनका आना ऐतिहासिक था और वैसे ही इनका जाना ऐतिहासिक रहेगा, ये बात है। और इस मंच पे आप सभी सम्मानित मीडिया वाले मेरे भाई जुड़े हुए हैं, जो बहुत पहले से जुड़े हैं। ज्यादा तो बड़ी बात मैं कहती नहीं, चाहे 5 राज्यों में सरकार है, 5 राज्यों में चुनाव होने 2022 में, चाहे विपक्ष मिलकर सरकार बनाए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, लिख लीजिए। अब अमित शाह जी रहेंगे जी 50 साल, ये तो बता बड़े भाई। अब उनसे पहले पूछ के आप रहोगे, बाकी सवाल आगे बाद को। विष्णु के अवतार है तो रह ही सकते हैं। जब मैंने विष्णु के अवतार है, मतलब हम नेता ऐसे हो गए कि भगवान के अवतार ले लेके पैदा हो रहे, ये भगवान को देने वाले लोग बन रहे। हमने तो आज तक यही सुना कि जो परमात्मा ने दिया है, ये तो उल्टा परमात्मा को देने की बात करते हैं। वो रहे ना रहे, पार्टी तो रहेगी ना, पार्टी के लिए कह रहे हैं। अरे पार्टी भी नहीं रहेगी, देखते तो रहता मैं 2 पे आएंगे दोबारा घूम के। देख लो माहौल क्या बना पड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। खतरा कांग्रेस का लग रहा है। देखिए, हमें खतरा जो है किसी चीज का नहीं, हमें खतरा है कि देश में ये दोबारा नहीं आने चाहिए, बस। कांग्रेसी ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेसी। अरे कांग्रेसी हूँ, बिल्कुल हूँ। देश को ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा जी जैसे, पंडित जी जैसे, राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, देश में सुई ना बनाई, वो दिया कांग्रेस ने। तो हूँ कांग्रेसी, बताइए क्या दिक्कत है? पंजाब में सिद्धू भी तो दिया आपने, पंजाब में सिद्धू भी तो दिया। अब एक बात बताओ, पंजाब में सिद्धू भी दिए, तब हो रहा है ना सेटलमेंट। होन दो तुम यार, होन नहीं देते मीडिया वाले, तुम बात को बवाल फैला दो। आपने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिन पे आज सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं बीजेपी वाले। अब एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो पंडित जी का स्वर्गवास होगा, जिम्मेदार महंगाई को पंडित जी बताती है। पंडित जी थे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनको जिम्मेदार बताती है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी, तो क्या तब उस पार्टी? कांग्रेस का इतना ही काम रह गया। कांग्रेस का कितना काम रहेगा? ये मारुति सुजुकी किसका सपना हो? देश का विकास, राष्ट्रीयकरण किसका सपना है? इंदिरा जी का। ये कांग्रेस ने दिया भाई। ये बताएंगे दूध पे
जमी हुई मलाई चाट रहे हैं। ये बताएंगे चटोरे कि कांग्रेस ने देश को क्या दिया, क्यों दिया देश को। देश की नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।